तो सब्सक्राइब करें हमारे जी प्लस क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे तुम क्यों ये हैरी पॉटर वाला ड्रेस पहन के छुपे छुपे घूम रहे हो हैं? पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है, आज न्यूमेरिकल करना है। क्यों, तुमको मन नहीं कर रहा है क्या करने का? सर सिर्फ थ्योरी रट लूँगा, उसी से काम हो जाएगा। न्यूमेरिकल बनाने का क्या ज़रूरत है, उससे तो डर लगता है सर बहुत। ओह, डर लगता है तुमको? अरे मैं हूँ ना तुमको बताने के लिए। न्यूमेरिकल से डरना नहीं है। आज देखना कि कैसे मैं तुमको क्वेश्चन का फील कराऊंगा और उसके बाद तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। देखना मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा, समझे? अब उतारो ये नकाब और हटाओ इसको, ठीक है? और चलो चुपचाप क्लास में पढ़ने के लिए बैठ जाओ। तो क्या आपको भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझने में दिक्कत आती है? आप भी बस थ्योरी के पीछे भागते हैं और न्यूमेरिकल से छुप छुप के भागते हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि हमें फॉर्मूला कब कहाँ पे कौन सा अप्लाई करना होता है हमें समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से फील नहीं कर पाते हैं। पर न्यूमेरिकल को असली तरीका है सॉल्व करने का जब आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझेंगे। तो मैं इस जी प्लस क्लासेस में आपको समझाऊंगा अलग अलग पिक्चर्स की मदद से, अलग अलग एनिमेशन की मदद से, जिसको देखकर आप समझ पाएंगे कि असली में क्वेश्चन में चल क्या रहा है। और इसी के बाद आप आसानी से सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो जुड़िए जी प्लस क्लासेस के साथ और पढ़िए बढ़िए नए तरीके के साथ। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स। ये वीडियो 2 पार्ट में होंगे। तो इस पार्ट में हम 1 to 6 न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। और अगर आपने पहले से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखे हैं और उनमें आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप नीचे टाइम स्टैम्पिंग पे देख सकते हैं और डायरेक्ट उस क्वेश्चन पे स्किप करके जा सकते हैं जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है। और एक बोनस क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए मैं देना चाहता हूं। अगर आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व किया है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें और मुझे ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बताइए कमेंट में। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देयर इज अ पीस ऑफ अ वायर हैविंग रेजिस्टेंस आर, ठीक है, एंड इट इज कट इनटू द 5 इक्वल पीसेस। तो एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है और उसको छोटे छोटे 5 टुकड़ों में काट लिया गया है और वो सारे इक्वल हैं। तो इस पाइप को अगर मैं काटूं 5 इक्वल पीसेस में तो जो हमारा पहला टुकड़ा होगा वो इससे छोटा होगा। और कितना छोटा होगा? 1/5 ऑफ दिस पाइप होगा कि नहीं होगा? तो इस पाइप का अगर रेजिस्टेंस हमको पता करना है, क्योंकि हमारे लंबे वाले वायर का जो रेजिस्टेंस था वो आर था, तो इसका क्या हो गया होगा? R/5। और फिर इसको क्या किया गया है? इन सारे 5 टुकड़ों को पैरेलल में लगाया गया है। तो हम जब पैरेलल में 5 रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करेंगे और उन सब की वैल्यू R/5 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 है तो हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिया है क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ होता है। तो लेंथ को जब 5 टुकड़ों में किया गया है इक्वल पार्ट में तो लेंथ हमारा L/5 हो जाएगा एक पीस का, और उसी एक पीस का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R/5 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है, आराम से समझ रहे हैं। अब इन रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ जाता है? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। तो हमको सारे रेजिस्टेंसेस की वैल्यू पता है कि अब R1 का वैल्यू क्या हो गया होगा? R/5। R2 का भी वैल्यू यही होगा क्योंकि सारे रेजिस्टेंसेस सेम है। तो हम सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 एंड प्लस 1/R/5। तो R/5 यहाँ पे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा? 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R। ठीक है, हमारा ये क्या निकल रहा है? 1/R। और अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? R, और इन सब को हम प्लस करना पड़ेगा तो हमको क्या आ जाएगा? 25। तो 1/R का वैल्यु क्या आ गया? 25/R। तो हमारा R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका रेसिप्रोकल, यानी R इक्वल टू R/25। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ये हमारा नया वैल्यू निकला है R का, जिसको हम R' ले रहे हैं। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है
पुराने वाले रेजिस्टेंस और न्यू वाले रेजिस्टेंस जो R डैश है उन दोनों का रेशियो बताना है। तो R तो हमारा पहले भी R ही था और नया वाला क्या निकला है, R/25 आया है। तो ये R कैंसिल हो गया और कैंसिल होने के बाद हमको ये 25 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा रेशियो आ गया 25:1। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी 25 सही हो जाएगा। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही ईजी है। अगर फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये आप आराम से कर देंगे। हमें सारा फॉर्मूला पता चल चुका है, ऑलरेडी हम जान चुके हैं। तो चलिए इस प्रॉब्लम को भी आराम से सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि हम ऑलरेडी पावर का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V/I होता है, ठीक है। अब ओम्स लॉ के थ्रू अगर हम जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है IR और I इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो जब हम ये वाला इसमें यहाँ पुट करेंगे तो पावर का फॉर्मूला आ जाएगा I²R और जब I की जगह हम V/R पुट करेंगे तो पावर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V²/R। तो ये तीनों फार्मूला हमारा किसका है, पावर का है। ये भी पावर का है, ये भी पावर का है। पर ऑप्शन नंबर 2 में क्या लिखा है कि पावर का फॉर्मूला क्या लिखा है, IR²। तो ये कहीं का फॉर्मूला होता है क्या, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये रॉन्ग है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रिकल बल्ब है जो कि 220 वोल्ट के लिए रेटेड है। हम लोग के जैसे घर में नॉर्मल बल्ब्स होते हैं वो भी 220 वोल्ट के लिए रेटेड होते हैं। तो उसी प्रकार से ये बल्ब भी है जिसको 220 वोल्ट पर रेट किया गया है, ठीक है। अब इसका पावर कंजप्शन 100 वाट है, कब, जब 220 वोल्ट सप्लाई आ रहा है तब। अब क्या किया गया है, सप्लाई कम हो गया। जैसा गांव में होता है हमारे, कभी कभी बिजली का वोल्टेज कम हो जाता है तो हम देखते हैं बल्ब्स डिम हो गए हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हुआ है, वोल्टेज को हाफ कर दिया गया है, 220 से 110 वोल्ट ले लिया गया है, ठीक है। अब 110 वोल्ट होने पे पावर कंजम्पशन इसका क्या रहेगा, इसका वाटेज क्या 100 वाट होगा। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में गिवन डेटा आप पहले आराम से लिख लीजिए, क्या क्या दिया हुआ है। गिवन है आपका पहले जो वोल्टेज था कितना था, 220 वोल्ट, ठीक है। और उस समय वाटेज कितना था हमारा, 100 वाट। और फिर सेकंड केस क्या बना है हमारा, वोल्टेज कम हो गया है तो मैं V डैश लेता हूँ, V डैश हमारा क्या हो गया 110 वोल्ट्स, ठीक है। और हमारा वाटेज अब हमको W डैश फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो जानने की ज़रूरत है कि जब भी हमारा वोल्टेज करंट कुछ भी इधर उधर चेंज हो रहा है लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, रेजिस्टेंस इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो इन दोनों ही केस में रेजिस्टेंस तो सेम ही रहा होगा, ठीक है। तो हमको अगर कोई फॉर्मूला मालूम है जिसमें रेजिस्टेंस वाट और वोल्टेज को लेके हो, ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है हमारा, पावर इक्वल टू हो जाता है हमारा V²/R, ठीक है। यहां पे ये फॉर्मूला ही हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम इस फॉर्मूले की मदद से आराम से रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/पावर, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमको दोनों डेटा मालूम है तो हम रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये दोनों केस यहाँ पे पुट करेंगे। तो V² क्या हो गया, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई 100, तो ये कैंसिल हो गया और आपका क्या आ गया, R इक्वल टू क्या आ गया 484 ओम। अब आप यही R का वैल्यू दोबारा इस केस में पुट कर सकते हैं और नया वोल्टेज आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा केस 2 में, तो पावर P डैश इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा, V डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस हमारा आया है R, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 484, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए और आपको तब P डैश का वैल्यू आ जाएगा जो कि होगा 25 वाट्स। तो इस प्रॉब्लम में आपको यहां पर ये कैलकुलेशन करने में दिक्कत आ रही होगी और आपने पहले रेजिस्टेंस निकाला फिर उसके बाद कैलकुलेशन करिएगा तब जाके 25 वाट्स आएगा आपका आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊं कि इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस निकालने की हमको कोई जरूरत थी ही नहीं,
क्यों नहीं थी? क्योंकि रेजिस्टेंस तो दोनों केस में बराबर है और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? वी स्क्वायर बाय पावर। तो वी स्क्वायर बाय पावर पहले वाला केस इक्वल टू क्या होगा? दूसरे वाले वी स्क्वायर बाय पावर के। ठीक है, तो हम यहां पे पुट करते हैं पहले वाले केस से वी स्क्वायर बाय पावर 100। ठीक है, ये इक्वल टू किसके होगा? इस वाले केस के, क्योंकि यहां पे भी रेजिस्टेंस वही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई, हमको यही तो निकालना है, वाट। तो यहाँ पे आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कैंसिल ये कैंसिल। तो ये W जो है हमारा पावर है, इसको इधर ले लीजिए। तो ये एक्चुअली W डैश है, इसको W डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा। और यहाँ क्या होगा? 110 इंटू 110 डिवाइडेड बाई ये 20 इंटू 22 इंटू 22। ठीक है, इसको आप 11 2 यहाँ पे क्या होगा? ऊपर में 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। तो 10 इंटू 10 100 डिवाइड बाई 4 आपका आ गया 25 वाट्स। तो ये प्रोसेस में बिना रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के, और कैलकुलेशन भी इजी हो गया और हमारा पावर भी 25 वाट आ गया। हम यहाँ तक आ गए हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि देयर इज 2 कंडक्टिंग वायर। ठीक है, ये सेम मटेरियल का बना हुआ है एंड सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर। तो आप ही सोचिए कि एक अगर कंडक्टिव मटेरियल है जो कि सेम है, ठीक है, उसका लेंथ भी सेम है और उसका डायमीटर भी सेम है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या रहा होगा? उन दोनों वायर का सेम होगा कि नहीं? सीधी बात है, रो एल बाई ए फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, रेजिस्टेंस दोनों का इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कनेक्ट किया जाता है एक बार सीरीज़ में, यानी दोनों वायर को एक बार सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है और एक बार कनेक्ट किया जाता है दोनों को पैरेलल में। और फिर हीट कितना जनरेट करेगा, हमें उसका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन से हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे जो दो मटेरियल लिए गए हैं दोनों ही सेम मटेरियल हैं और दोनों का लेंथ भी सेम है और दोनों का डायमीटर भी सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस सेम है, तो इसका भी रेजिस्टेंस R हो जाएगा, इसका भी रेजिस्टेंस R हो जाएगा। तो एक बार रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करना है? सीरीज़ में कनेक्ट करना है। ठीक, तो R और R। और एक बार रेजिस्टेंस को कैसे करना है? पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो ये हो गया हमारा पैरेलल में। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम है, तो सीरीज के केस में क्या हो गया? R प्लस R 2R हो जाएगा कि नहीं? और जब पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है तो जितना भी होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो R डिवाइड बाय पैरेलल पाथ्स तो सेम है, इसलिए R बाई 2 हो जाएगा क्या? जब R P जब पैरेलल में है तो, और RS जब सीरीज में है तो अब हमें पता करने के लिए क्या बोल रहा है? जो हीट जनरेट हो रहा है इस केस में और इस केस में, उन दोनों का रेशियो। तो क्या हीट जनरेटेड इन सीरीज, तो HS ले रहा हूं मैं, और डिवाइडेड बाय हीट जनरेटेड इन पैरेलल, तो HP ले रहा हूं। तो यहाँ पे हीट जनरेटर का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम? तो यहाँ पे हीट जनरेटर का फॉर्मूला हमें किस टर्म में यूज करना है? क्योंकि यहाँ बता रखा है कि वोल्टेज जो है दोनों के लिए ही सेम है, सेम वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस इन दोनों को कनेक्ट किया गया था, इसको और इसको। तब इसलिए वोल्टेज के टर्म में और रेजिस्टेंस के टर्म में हम निकाल सकते हैं। तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म में जो हमारा हीट जनरेटर का फॉर्मूला आता है वो क्या आ जाता है? V स्क्वायर बाई R इंटू T। और यहाँ पे कौन सा R? R सीरीज वाला। ठीक है, और फिर पैरेलल वाला भी क्या हो जाएगा? V स्क्वायर R पैरेलल इंटू T। ठीक है, तो ये दोनों तो सेम है ना, कैंसिल हो गया। और V स्क्वायर भी जब बोला है सेम है तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहां पे क्या आ गया आपका? 1 बाई RS डिवाइडेड बाई 1 बाई RP। समझ रहे हैं? और इसको अब उल्टा करके लिख सकते हैं कि नहीं हम? RP बाई RS। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा? HS बाई HP। ठीक है, तो यहां पे हम RP और RS का वैल्यू यहां से उठा के पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा? HS बाई HP इक्वल टू RP के जगह हो जाएगा R बाई 2 और RS के जगह हो जाएगा 2R। ये R और ये R कैंसिल हो जाएगा और 2 नीचे आके 1/4 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन C है वो करेक्ट हो जाएगा, 1:4।
तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाउ अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आपने सारे लेक्चर्स देखे हैं तो ये आप आराम से बता देंगे कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऑलवेज वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। एंड अमीटर के बारे में अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप क्या कहेंगे कि एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज टू मेजर द करंट। तो वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और एमीटर को हमेशा हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है हमारा सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। ये आपको लेंदी लग सकता है पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। अगर आप कैलकुलेशन अच्छे से कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन में कोई खास दम है नहीं। तो इस क्वेश्चन को चलिए एक ही बार में समझते हैं कि क्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो भी गिवन डेटा है वो हम आराम से लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको डायमीटर मालूम है, क्या है 0.5 mm, ठीक है। और रजिस्टिविटी भी हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ठीक है। और आपको क्या पता है, आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस भी मालूम है जो कि बता रहा है 10 ओम। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे फाइंड करना है हमको लेंथ। लेंथ क्या हो जाएगा यही हमको पता करना है। तो फॉर्मूला हमको मालूम है रेजिस्टेंस का रो एल बाई ए होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला में हमको देखिए क्या क्या हमको ऑलरेडी मालूम है। हमको रेजिस्टेंस मालूम है, रो मालूम है, लेंथ तो निकालना ही है और एरिया भी मालूम नहीं है, लेकिन डायमीटर हमको दिया हुआ है। तो जब भी अगर डायमीटर दिया हुआ है तो इसका मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा कैसा होगा, एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है किसी भी कंडक्टर का। तो हम को पता है कि इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर से हम पुट कर लेंगे तो हमारा एरिया भी निकल जाएगा। एरिया निकाल लेते हैं। एरिया के लिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर दे रखा है पर यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, तो हमको डायमीटर मालूम है। तो रेडियस क्या होगा, इसका हाफ होगा कि नहीं, तो 0.25 mm हो जाएगा, ठीक है। पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। ये 0.25 mm में है पर यहाँ पे हमेशा मीटर में लेते हैं, तो mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कर दिए और इसका होल स्क्वायर। इसको आप आराम से धीरे धीरे सॉल्व कीजिए क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन ही जो है वो मेन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 0.25 है इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, ये पॉइंट हटाने से 100 हो गया, इसका स्क्वायर और इंटू 10⁻³ का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10⁻⁻6, ठीक है। अब यहाँ पे 22/7 आ गया और ये 25 4 टाइम्स में चला गया तो 1/4 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और 4 4 जा 16 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। और ये 11 टाइम्स में कट गया और ये 8 टाइम्स में, तो आपका एरिया क्या आ गया 11/7 8 जा 56 इंटू 10⁻⁻6, तो ये आपका एरिया निकल गया। तो इस एरिया को अब हम इस फॉर्मूला में आराम से पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आराम से आप पुट कर दीजिए आप रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। तो हमको लेंथ फाइंड आउट करना है, तो लेंथ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, एल इक्वल टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई रो, ठीक है। तो आर हमारा क्या है, आर हमारा है 10 ओम। एरिया क्या आया हमारा 11/56 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या है रो, रजिस्टिविटी हमारा क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। यहाँ जो 10⁻⁻8 है ये जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 10⁻+2। तो हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 11/56 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाय 1.6, ठीक है। और ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे भी एक 0 हो जाएगा और इसको हम 10⁻2 को 100 लिख सकते हैं। तो 100 टाइम 100 कितना हो गया 10,000, तो यहाँ पे 10,000 लिखिए, ठीक है। और इंटू 11/56 और ये जो 16 है तो ये ऊपर आ जाएगा और 1/6
16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 10,000 इंटू 11 कितना हो जाएगा, ये हो गया। और 56 इंटू 16 896 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 122.7 मीटर्स लेंथ आपका आ जाएगा। ठीक है, बस आपको यहाँ पे यही कैलकुलेशन करना पड़ा, बाकी तो सारा कट ही गया है और बस हमारा लास्ट में 122.7 आ गया। तो इसका एक पार्ट तो ये हो गया, पर सेकंड पार्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि डायमीटर को अगर डबल कर दिया जाए तब रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो हमको एरिया का फॉर्मूला तो पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पर इसको डायमीटर के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, पाई और आर को क्या लिखते हैं, d/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो इसको टोटली क्या लिखेंगे, पाई d²/4 लिख सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चला, जो एरिया है वो डायमीटर के डायरेक्टली स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है, और जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो हम इन दोनों से क्या रिलेशन बना सकते हैं कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा डायमीटर के स्क्वायर के, क्योंकि एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है और एरिया डायमीटर के स्क्वायर का प्रोपोर्शन होता है, तो इसलिए ये हो गया रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो हमको क्या बोल रहा है, डायमीटर डबल हो गया है, डायमीटर डबल हो गया है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 हो जाएगा। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। ठीक है, कि हमारा न्यू रेजिस्टेंस जो होगा 1/4 हो जाएगा, या फिर आप लिख सकते हैं R/4 हो जाएगा। और हमारा R का वैल्यू क्या है, 10/4 क्या हो जाएगा हमारा 2.5 ओम। तो इस पार्ट में हमने 1 to 6 न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अगर आपका न्यूमेरिकल से डर दूर भागा है तो इस वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसे कंटेंट आपको लाकर देता रहूं। तो बाकी के न्यूमेरिकल हम अपने नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।